हेलो एवरीवन। तो इस वाली वीडियो में जो एक छोटा सा सीन है, ये पति और पत्नी के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो रही है। तो इस वीडियो में आपको इंग्लिश तो सीखने को मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ जो इसमें औरत के पॉइंट्स हैं, उसकी जो पत्नी के पॉइंट्स हैं, जो दलीलें हैं, वो बहुत अच्छी हैं, वो भी आपको सुननी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है और हिंदी सुनने के बाद उसको अपने माइंड में ट्रांसलेट करना है और फिर आपको मैच करना है कि आपका कितना सही है कितना गलत है। क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के सबटाइटल्स बहुत अच्छा सोर्स हैं आप लोगों को उस प्रैक्टिस करने का, वो प्रैक्टिस करने का जो सेंटेंसेस आप अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। ठीक है। सो इस वीडियो में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि बिल्कुल ग्रामेटिकली जाने की हमें ज़रूरत नहीं होती है जब बात आती है इंग्लिश बोलने की। ठीक है। क्योंकि हम अपने नॉर्मल लाइफ में जो हिंदी बोलते हैं उसको अगर बिल्कुल ग्रामेटिकल तरीके से उसको ट्रांसलेट करने बैठ जाएंगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी और बहुत गलतियाँ भी होंगी। तो चलिए पहले सेंटेंस के साथ वीडियो शुरू करते हैं। सो पहला सेंटेंस है, हर चीज़ को कभी ना कभी बदलना होता है। हर चीज़ को कभी ना कभी बदलना होता है। एवरीथिंग नीड्स टू चेंज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कभी ना कभी, कभी भी। इस तरीके से हम बात करते हैं। ठीक है। कि जब जब हम दोनों की लड़ाई चल रही थी, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो चिल्लाया, कि किसी टाइम, मतलब वो तब चिल्लाया। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तब किसी टाइम। तो हम जब इस तरह की बातें करते हैं ना, तब इस चीज़ का यूज़ होता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। कि अगर तुम रस्सी को खींचोगे तो एक समय आएगा। ठीक है। एक पॉइंट आएगा, एक वक्त आएगा, कभी ना कभी वो रस्सी टूटेगी। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो रस्सी टूटेगी। इस तरह से हम बात करते हैं कि अगर तुम किसी बर्तन में पानी भर रहे हो तो कभी ना कभी वो भरेगा, वो बाहर निकलेगा। ठीक है। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो पूरा भर जाएगा, इस तरह से। सो हर चीज़ को कभी ना कभी बदलना होता है। एवरीथिंग नीड्स टू चेंज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। नए दौर की शुरुआत तभी होगी ना जब पुराना दौर जाएगा। ठीक है। अब देखो, दौर इसको हम क्या बोलते हैं। जैसे अब कोविड की सिचुएशन चल रही है। ठीक है। तो एक दौर था जब उसमें एक वेव, मतलब कि एक दौर था जब वो बढ़ रहा था। अब ये दूसरा दौर आया है, तो मतलब एक वेव, तो वेव को एक लहर, एक दौरा, एक उस तरह से बात करते हैं, एक दौर। तो उस तरह से हम वेव का यूज़ कर देते हैं। सो नए दौर की शुरुआत तभी होगी ना जब पुराना दौर जाएगा। वैसे तो टाइम भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन अगर आप इसको और अच्छे से बोलना चाहते हैं, थोड़ा सा और अच्छा साउंड करना चाहते हैं, तो आप वेव का यूज़ कर सकते हैं। न्यू वेव्स विल ओनली राइज व्हेन द ओल्ड हैव सेटल्ड डाउन। अब सेटल डाउन का मतलब है ख़त्म हो जाना, दब जाना, कम हो जाना। ठीक है। कि जब पुराना दौर जाएगा, पुराना दौर ख़त्म हो जाएगा, पुराना दौर दब जाएगा, तभी तो नया उभरेगा ना। सो न्यू वेव्स विल ओनली राइज, राइज मतलब उभरना, व्हेन द ओल्ड हैव सेटल्ड डाउन, व्हेन द ओल्ड हैव सेटल्ड डाउन। अब प्लीज़ जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, इस तरह। अब प्लीज़ जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, इस तरह। नाउ प्लीज़ एज डू एज आई से। सो डू एज आई से, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। ठीक है। तो डू एज पापा सेस, ठीक है, जैसा पापा कहते हैं वैसा करो। डू एज मॉम सेस, कि जैसा मम्मी कहती हैं वैसा करो। ठीक। सो नाउ प्लीज़ डू एज आई से लाइक दिस। अब प्लीज़ जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, इस तरह। अब ये इसका हस्बैंड आया, क्या मच लगा रखी है सुबह से। वॉट इज़ दिस मैस सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, मैस का मतलब होता है गड़बड़, कोई चीज़ ख़राब होना, गड़बड़ होना कहीं पे। ठीक है। ऊबड़ खाबड़ होना, या फिर कहीं पे सामान फैला हुआ है, गंदगी हुई पड़ी है, तो वहाँ पे उस चीज़ का मैस का यूज़ करते हैं। ठीक है। सो मतलब मच शोर शराबा, खटपट की आवाज़, उस चीज़ के लिए भी हम मैस का यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे एक मूवी में, मतलब सॉरी, एक रूम में बहुत शोर हो रहा है, टीवी चल रहा है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, और मैं वहाँ जाके बोलूँ व्हाट इज दिस मैस, कि क्या पागलपन लगा रखा है, ये क्या मच, मतलब इस सब चीज़ के लिए आप मैस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। क्या मच लगा रखी है सुबह से। व्हाट इज दिस मैस सिंस मॉर्निंग, व्हाट इज दिस मैस सिंस मॉर्निंग, व्हाट इज दिस मैस सिंस मॉर्निंग, कि क्या मच लगा रखी है सुबह से। तुम मुझे चैन से सोने दे सकती हो। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सो ज़रूरी नहीं है, आपको यहाँ समझना होगा कि ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे क्वेश्चंस को पूछते हुए स्टार्टिंग में क्या लगाएं। अब जैसे हिंदी में हम बात करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम हमेशा स्टार्टिंग में क्या लगाते हैं। ठीक है। अब जैसे मुझे पूछना है किसी बैग में कि इसमें कुछ है क्या, तो मैंने ऐसे ही पूछा इसमें कुछ है क्या, या फिर मैं एक्सप्रेशन से बोल दूं इसमें कुछ है, तो वो समझ में आ जाता है। ऐसे ही इंग्लिश में होता है। तुम मुझे चैन से सोने नहीं दे सकती हो, क्या तुम मुझे चैन से सोने नहीं दे सकती हो, एक ही चीज़ है। कांट यू लेट मी स्लीप पीसफुली।
ठीक है। लेट मी स्लीप का मतलब सोने दो, लेट मी गो मुझे जाने दो, ठीक है। कांट यू लेट मी गो, क्या तुम मुझे नहीं जाने दे सकती, ठीक। सो डोंट मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कांट यू लेट मी स्लीप पीसफुली, क्या तुम मुझे चैन से सोने नहीं दे सकते। पीसफुली मतलब चैन से, आराम से, शांति से। कांट यू लेट मी स्लीप पीसफुली, तुम मुझे चैन से सोने दे सकती हो, तुम मुझे चैन से सोने दे सकती हो। कांट यू स्लीप लेट मी, कांट यू लेट मी स्लीप पीसफुली। ये खटपट बंद करो, ये खटपट बंद करो। स्टॉप दिस नॉनसेंस। अब देखिए खटपट, नॉनसेंस का मतलब होता है बकवास, ठीक है। तो आप नॉनसेंस वर्ड जो है ये आप कहीं भी किसी भी तरीके, जैसे मैस का मैंने बताया था, ठीक है। जैसे हम मैस का यूज़ करते हैं, कोई चीज़ गंदी कहीं हो रही है, शोर शराबा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सो नॉनसेंस भी हम उस चीज़ को बोल सकते हैं। मैस भी सेम फीलिंग लेगा, वो आपको वर्ड जब बोलेंगे तो आपको सिचुएशन के हिसाब से समझ में खुद ही आ जाएगा, ठीक है। बच्चे मान लीजिए मतलब कि फर्श पे लेटे हुए हैं, फर्श पे लेट के पानी फैला रखा है, वहाँ पे आकर व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, क्या है ये सब, ठीक है। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, तो वहाँ पे उस चीज़ के लिए यूज़ हो जाएगा। अगर कोई बच्चा है जो बैठ के कोई बर्तन बजाया जा रहा, खट 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 की आवाज़ कर रहा है, मैं वहाँ के बोल दिया यार व्हाट नॉनसेंस, कि क्या पागलपन है ये, तो मतलब खटपट के लिए स्टॉप दिस नॉनसेंस, इस खटपट को बंद करो। कोई टीवी में न्यूज़ आ रही है, कोई एकदम बेहुदा न्यूज़ आ रही है, ठीक है, स्टॉप दिस नॉनसेंस, कि इसको बंद करो। या फिर स्विच ऑफ दिस नॉनसेंस, कि मैं टीवी को भी मैं नॉनसेंस बोल दिया, तो वहाँ पे हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये खटपट बंद करो, स्टॉप दिस नॉनसेंस, स्टॉप दिस नॉनसेंस। फयाज ये खटपट नहीं है, हम काम कर रहे हैं। फयाज ये खटपट नहीं है, हम काम कर रहे हैं। फयाज इट्स नॉट अ नॉनसेंस, इट इज़ नॉट अ नॉनसेंस, वी आर वर्किंग, इट्स नॉट अ नॉनसेंस, वी आर वर्किंग। फयाज ये खटपट नहीं है, हम काम कर रहे हैं। फयाज इट्स नॉट अ नॉनसेंस, वी आर वर्किंग। वैसे भी, यहाँ पे वैसा नहीं है, ये वैसे है। वैसे भी हमने पिछले 2 दिन काम नहीं किया जब से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे भी हमने पिछले 2 दिन काम नहीं किया जब से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। एनीवेज वी डिडंट वर्क फॉर लास्ट 2 days सिंस यू आर नॉट वेल। एनीवेज वैसे भी, एनीवेज हमने पिछले 2 दिन काम नहीं किया। वी डिडंट वर्क फॉर लास्ट 2 days जब से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सिंस यू आर अनवेल, या फिर यू आर नॉट वेल, एक ही सेंस बनेगा। सिंस यू आर अनवेल, जब से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे पास शाम की समय सीमा है और हमें पहले ही देर हो चुकी है। अब समय सीमा मतलब कि किसी ने मुझे बोल दिया भाई कल सुबह तक मुझे पैसे चाहिए, कल सुबह तक ये काम करना है, कल शाम तक प्रेजेंटेशन तैयार हो जानी चाहिए। सो वो समय सीमा होती है। समय सीमा का मतलब होता है डेडलाइन, ठीक है, डेडलाइन। तो यहाँ पे क्या बोला, मेरे पास शाम की समय सीमा है। आई हैव अ डेडलाइन फॉर द इवनिंग, आई हैव अ डेडलाइन फॉर द इवनिंग एंड वी आर ऑलरेडी लेट, और हमें पहले ही देरी हो चुकी है, हम पहले ही देर हो चुके हैं, हमें पहले ही देर हो चुकी है। एंड वी आर ऑलरेडी लेट, सो आई हैव अ डेडलाइन फॉर द इवनिंग एंड वी आर ऑलरेडी लेट। सॉरी, काम चलता रहेगा, या फिर काम चालू रहेगा, काम जारी रहेगा, ठीक है। सॉरी, द वर्क विल गो ऑन, जैसे हम बोलते हैं ना द शो मस्ट गो ऑन, इस तरह से जब हम बोलते हैं, ठीक है, द वर्क विल गो ऑन, काम चलता रहेगा। गो ऑन का मतलब कोई चीज़ जारी रहना, ठीक है। तो इस तरह से सॉरी काम चलता रहेगा, सॉरी द वर्क विल गो ऑन। मतलब क्या है तुम्हारा, वॉट डू यू मीन। अब इसके पति ने पूछा यहाँ पे मतलब क्या है तुम्हारा, वॉट डू यू मीन। तुम मुझसे ज़ुबान लड़ाने की कोशिश कर रही हो, तुम मुझसे ज़ुबान लड़ाने की कोशिश कर रही हो। यू आर ट्राइंग टू आर्ग्यू विद मी, या फिर आर यू ट्राइंग टू आर्ग्यू विद मी, दोनों सेंस बनेगा। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है, यहाँ एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है। सो यू आर ट्राइंग टू आर्ग्यू विद मी, तुम मुझसे ज़ुबान लड़ाने की कोशिश कर रही हो। मैं तुमसे ज़ुबान नहीं लड़ा सकती क्या, मैं तुमसे ज़ुबान नहीं लड़ा सकती क्या। कांट आई आर्ग्यू विद यू, ठीक है, कांट आई आर्ग्यू विद यू, क्या मैं तुमसे ज़ुबान नहीं लड़ा सकती, एक ही सेंस बनेगा, ठीक है। क्या मैं खेलने नहीं जा सकता, कांट आई गो, ठीक है, कांट आई गो टू प्ले, क्या मैं खेलने नहीं जा सकता, क्या मैं उससे नहीं मिल सकता, कांट आई मीट हिम। इस तरह से हम बोलते हैं। तो मैं तुमसे ज़ुबान नहीं लड़ा सकती क्या, कांट आई आर्ग्यू विद यू, कांट आई आर्ग्यू विद यू। घर में रहने वाली पत्नी निकम्मी है, ठीक है। वाइफ हु स्टेज इन द हाउस इज यूजलेस। निकम्मी का मतलब जो काम का ना हो, बेकार हो, यूजलेस, ठीक है। सो घर में रहने वाली पत्नी निकम्मी है। वाइफ हु स्टेज इन द हाउस इज यूजलेस। अब जो ये सेंटेंस बना है, वाइफ हु स्टेज इन द हाउस, तो मतलब पत्नी जो घर के अंदर रहती है। तो सेंस क्या बना कि पत्नी जो घर के अंदर रहती है, तो हमने इसका पे ही बनाया कि घर में रहने वाली पत्नी,
ठीक है, मतलब बाहर खाने वाला इंसान, अगर मैं ये बोलूँ कि बाहर मतलब बाहर खाना खाने वाला इंसान, कि जो इंसान बाहर खाना खाता है, एक ही सेंस बना ना। सो बाहर खाना खाने वाला इंसान, द पर्सन हु ईट्स आउटसाइड, ठीक है। शोर मचाने वाला बच्चा, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, अच्छा खेलने वाला लड़का। तो अगर मैं किसी को बोलूँ कि अच्छा खेलने वाला लड़का चाहिए, सो आई नीड अ बॉय हु प्लेज वेल, ठीक है, हु प्लेज वेल, द बॉय हु प्लेज वेल, एक लड़का जो अच्छा खेलता हो। तो इस तरह से हम बोलते हैं। घर में रहने वाली पत्नी निकम्मी है, वाइफ हु स्टेज इन द हाउस इज यूजलेस। सो पत्नी जो घर में रहती है, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस पर ना सिंगुलर है तो डस छुपा हुआ है, इसलिए स्टे का स्टेज बन गया। वाइफ हु स्टेज इन द हाउस इज यूजलेस, घर में रहने वाली पत्नी निकम्मी है। पति पर बोझ, मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, बर्डन ऑन दी हस्बैंड। अब बर्डन का मतलब होता है बोझ, ठीक है, कि मेरे ऊपर उसकी शादी का बर्डन है, कि मेरे ऊपर उसकी शादी का बोझ है, कि मुझे ये काम करना है, मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारियों का बर्डन है, ठीक है। सो बर्डन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि मेरे पास जिम्मेदारियों का बोझ है, ठीक है। और मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अब देखो इसको बिल्कुल ग्रामेटिकली अगर आप बनाओगे, ठीक है, तो फ्री में जाओगे कि फ्री की रोटियां तोड़ना कैसे बनेगा। तो इस चीज़ को आपको सेंस समझना है। फ्री की रोटियां तोड़ना, मुफ्त की रोटियां तोड़ने का मतलब बिना कुछ करे इसको खाने को मिल रहा है। सो वो सेंस बनता है। पति पर बोझ, मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, बर्डन ऑन द हस्बैंड, ईटिंग द मील्स फॉर नथिंग। सो ईटिंग द मील्स फॉर नथिंग, इसका मतलब होता है मुफ्त की रोटियां तोड़ना, ठीक है। सो पति पर बोझ, मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, बर्डन ऑन द हस्बैंड, ईटिंग द मील्स फॉर नथिंग। और अगर वही औरत बाहर जाकर काम करे, और अगर वही औरत बाहर जाकर काम करे, एंड इफ द सेम वुमन गोज आउट एंड वर्क्स, ठीक है। सो गो में भी डस्ट छुपा है और वर्क में भी डस्ट छुपा है, ठीक है, तो दोनों में एस एस लग गया। एंड इफ द सेम वुमन, अगर वही औरत गोज आउट एंड वर्क्स, बाहर जाती है और काम करती है, ठीक है, या फिर बाहर जाकर काम करे, एक ही सेंस बन रहा है। एंड इफ द सेम वुमन गोज आउट एंड वर्क्स, तो वो चरित्रहीन है, बच्चलन है, अपनी मन मर्जी करती है, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से समझिए। चरित्रहीन को हम बोलते हैं कैरेक्टरलेस। अब देखिए बच्चलन या फिर वैश्य, उनको हम बोलते हैं होर, ठीक है। और मन मर्जी करने वाले इंसान को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ राइटियस। सेल्फ राइटियस का मतलब जो इंसान अपनी मन मर्जी करे, कि भाई कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी मतलब अपना काम बंदा, भाड़ में जाए जनता, वैसा वाला जो इंसान होता है ना, उसको हम बोलते हैं सेल्फ राइटियस, ठीक है। सो पूरा सेंस क्या बना, अगर वही औरत बाहर जाकर काम करे तो वो चरित्रहीन है, बच्चलन है, अपनी मन मर्जी करती है। एंड इफ द सेम वुमन गोज आउट एंड वर्क्स, शी इज कैरेक्टरलेस। अब देखो यहाँ पे तो के लिए मैंने कुछ नहीं लगाया, देन वैन कुछ नहीं लगाया, क्योंकि ये सेंस के अंदर ही आ जाएगा। इंग्लिश में हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि देन लगाया है नहीं लगाया है, कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक अंडरस्टूड होती है। हिंदी में भी वही चीज़ है। तो वो चरित्रहीन है, बच्चलन है, अपनी मनमर्जी करती है। शी इज़ कैरेक्टरलेस होर शी इज़ सेल्फ राइटियस। शी इज़ कैरेक्टरलेस होर शी इज़ सेल्फ राइटियस। जब तुम्हारा मन करे, ठीक है, ये करे है, कर नहीं है। जब तुम्हारा मन करे तुम उसे काम को लेकर ताना मारोगे, या फिर उसको काम पे जाने के लिए बोलोगे। मतलब नैग, इस चीज़ के लिए वर्ड यूज़ होता है नैग। अब नैग का मतलब होता है किसी को टोंट मार के कुछ करवाना, किसी को ज़बरदस्ती कुछ करवाना, किसी को ताने दे दे के करने के लिए बोलना, तो उस सब चीज़ों को नैग बोलते हैं। अगर कोई मान लो मैं अगर बैठा हुआ हूँ, किसी भी चीज़ से परेशान हूँ, कुछ भी हो, कोई मुझे ताने मार रहा है, कोई मुझे परेशान कर रहा है, कोई मुंह सड़ा के मुझसे बात कर रहा है, मतलब कुल मिला के मुंह सड़ा के बात करना, नाक चढ़ा के बात करना, सो मैं भावूंगा डोंट नैग मी, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। सो जब तुम्हारा मन करे तुम उसे काम को लेकर ताना मारो, या फिर उसको काम पे जाने के लिए बोलो मुंह सड़ा के, ठीक है। सो वेन एवर यू फील लाइक यू विल नैग हर टू वर्क, यू विल नैग हर टू वर्क, वेन एवर यू फील लाइक यू विल नैग हर टू वर्क। और अगर आपका मूड बदले तो आप उसे बंद करने के लिए कहोगे, मतलब उसको काम बंद करने के लिए कहोगे। और अगर आपका मूड बदले तो आप उसे बंद करने के लिए कहोगे, क्यों। एंड इफ़ योर मूड स्विंग्स, अब मूड स्विंग का मतलब क्या होता है, कई बार होता है ना कि अभी तो मैं खुश हूँ, थोड़ी देर में मैं परेशान हो गया, फिर थोड़ी देर में परेशानी होने के बाद फिर मेरा मूड सही हो गया। सो इसको बोलते हैं मूड स्विंग्स बोलते हैं इसको, ठीक है। सो ये मूड स्विंग में डस छुपा हुआ है, कि जब आपका मूड स्विंग होता है, जब आपका मूड बदलता है,
एंड इफ़ योर मूड स्विंग्स, और अगर आपका मूड बदलता है, यू विल आस्क हर टू स्टॉप, आप उसे बंद करने के लिए बोलोगे। क्यों? ठीक है, अब आस्क का मतलब मैंने कई बार बताया है, सिर्फ पूछना ही नहीं होता है, कई बार बोलना भी होता है। ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्पीक, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ बोलने के लिए। ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं। वाई डोंट यू आस्क हिम टू गो, यार तुम उसे जाने के लिए क्यों नहीं कहते हो। तो आस्क का यूज़ इस तरह से भी होता है। और अगर आपका मूड बदले तो आप उसे बंद करने के लिए कहोगे क्यों। एंड इफ़ योर मूड स्विंग्स यू विल आस्क हर टू स्टॉप वाई, एंड इफ़ योर मूड स्विंग्स यू विल आस्क हर टू स्टॉप वाई। मुझे ये समझ नहीं आता कि औरत इंसान है। आई फेल टू अंडरस्टैंड, आई फेल टू अंडरस्टैंड का मतलब होता है जब हम इस तरह से बोलते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आता कि कितना पागल आदमी है, मुझे समझ में नहीं आता कि इसको कैसे समझाऊं। सो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि मतलब मैं समझने में फेल हो गया, मैं समझने में विफल हूँ। ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं आता, मुझे ये समझ नहीं आता कि औरत इंसान है। आई फेल टू अंडरस्टैंड इफ़ वुमेन आर अ ह्यूमन बीइंग, या फिर कि मुझे समझ में नहीं आता औरत इंसान भी है। तो यहाँ पे इफ़ का जो सेंस आ रहा है, ये वो आ रहा है कि औरत इंसान भी है। मुझे ये समझ नहीं आता कि औरत इंसान भी है। आई फेल टू अंडरस्टैंड इफ़ वुमेन आर अ ह्यूमन बीइंग, या मर्द के गुलाम, और स्लेव टू अ मैन। स्लेव का मतलब होता है दास, गुलाम, नौकर, बंदी, इस तरीके से हम बोलते हैं ना, तो होता है स्लेव। ठीक है, या मर्द की गुलाम, और स्लेव टू अ मैन, और स्लेव टू अ मैन। औरत चाहे कुछ भी कर ले, औरत चाहे कुछ भी कर ले, नो मैटर वॉट द वुमेन डू। ये आप कई जगह यूज़ कर सकते हैं। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं नहीं मानूंगा। नो मैटर वॉट यू डू, नो मैटर वॉट यू डू, इस तरह से कि तुम कुछ भी कर लो। नो मैटर वॉट आई डू, कि भाई मैं कुछ भी कर लूँ। ठीक, सो औरत चाहे कुछ भी कर ले, नो मैटर वॉट द वुमेन डू, नो मैटर वॉट द वुमेन डू, वह अपना सारा जीवन अपने घर और परिवार के लिए बिताती है। वह अपना सारा जीवन अपने घर और परिवार के लिए बिताती है। शी स्पेंड्स ऑल हर लाइफ फॉर हर हाउस एंड फैमिली। शी स्पेंड्स ऑल हर लाइफ फॉर हर हाउस एंड फैमिली। वह अपना सारा जीवन अपने घर और परिवार के लिए बिताती है। शी स्पेंड्स ऑल हर लाइफ फॉर हर हाउस एंड फैमिली। आदमी को बाहर जाने और मौज मस्ती करने की आज़ादी है। आदमी को बाहर जाने और मौज मस्ती करने की आज़ादी है। द मैन हैज़ द लिबर्टी। अब लिबर्टी का मतलब क्या होता है? एक आज़ादी। ठीक है, एक अच्छी अच्छी वाली एक फ्रीडम की जब हम बात करते हैं कि भाई एक आज़ादी है, एक फ्रीडम है। सो आदमी को बाहर जाने और मौज मस्ती करने की छूट, मतलब छूट कह सकते हो, आज़ादी कह सकते हो। एक मतलब एक प्रिविलेज है उसके पास, एक अच्छी चीज़ है उसके पास। So the man has the liberty, the man has the liberty to go out and have fun. The man has the liberty to go out and have fun. आदमी के पास आज़ादी है, आदमी को बाहर जाने और मौज मस्ती करने की आज़ादी है। जबकि औरतें एक एक टुकड़ा जोड़ती हैं। अब देखिए, जबकि जब हम किसी बात को बोलते बोलते बीच में जबकि का यूज़ करते हैं, ठीक है, कि वो तो तुमसे इतने प्यार से बात करता है जबकि तुम उससे बदतमीजी से बात करती हुई आई हो, इस तरह से हम बोलते हैं जबकि। जब वर्ड का यूज़ होता है, सो जबकि के लिए हम यूज़ करते हैं वेयर एज। वेयर एज, जबकि औरतें एक एक टुकड़ा जोड़ती हैं। वेयर एज द वुमन कलेक्ट एवरी पैनी। अब देखिए, पैनी का मतलब अगर आप टिपिकल जाएंगे तो पैनी का मतलब चिल्लर होते हैं, मतलब जो सिक्के होते हैं। ठीक है, एक एक पैसा वो वाला सेंस लेकर चलता है पैनी। लेकिन जब हम किसी भी टुकड़ों की बात करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, तो उनके लिए भी हम पैनी का यूज़ कर सकते हैं। जबकि औरतें एक एक टुकड़ा जोड़ती हैं। वेयर एज द वुमन कलेक्ट एवरी पैनी, वेयर एज द वुमन कलेक्ट एवरी पैनी, सब कुछ छोड़ देती है और परिवार के पीछे एक दीवार बनकर खड़ी रहती है। सब कुछ छोड़ देती है और परिवार के पीछे एक दीवार बनकर खड़ी रहती है। सैक्रिफाइसेस एवरीथिंग एंड स्टैंड्स बिहाइंड द फैमिली एज अ वॉल। ठीक है, सैक्रिफाइसेस एवरीथिंग मतलब सब कुछ छोड़ देती है। ठीक, डस छुपा हुआ है सैक्रिफाइस में। सैक्रिफाइसेस एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ देती है। एंड स्टैंड बिहाइंड द फैमिली, और परिवार के पीछे खड़ी हो जाती है, या फिर परिवार के पीछे खड़ी रहती है, या फिर परिवार के पीछे खड़ी होती है। एंड स्टैंड्स बिहाइंड द फैमिली एज अ वॉल, एक दीवार की तरह। एज अ वॉल, एक दीवार की तरह। तो पूरा क्या बना, सब कुछ छोड़ देती है और परिवार के पीछे एक दीवार बनकर खड़ी रहती है। सेक्रीफाइसेस एवरीथिंग एंड स्टैंड्स बिहाइंड द फैमिली एज अ वॉल। सेक्रीफाइसेस एवरीथिंग एंड स्टैंड्स बिहाइंड द फैमिली एज अ वॉल। चले गए वो दिन,
ठीक है, अब ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप कई जगह यूज़ कर सकते हैं। चले गए वो दिन, गॉन आर दोज डेज, गॉन आर दोज डेज। अब दोज डेज आर गॉन लिखेंगे तो वो दिन चले गए। अब मैं कह रहा हूँ चले गए वो दिन, गॉन आर दोज डेज, गॉन आर दोज डेज। जब आदमी को भगवान और औरतों को दासी माना जाता था, ठीक है, जब आदमी को भगवान और औरतों को दासी माना जाता था, व्हेन द मैन वाज ट्रीटेड एज गॉड एंड वुमेन एज स्लेव, ठीक है। अब द व्हेन द मैन वाज ट्रीटेड मतलब किया जाता था, उसको ऐसे ट्रीट किया जाता था, तो पैसिव सेंटेंस है। व्हेन द मैन वाज ट्रीटेड एज गॉड, जब आदमी को भगवान की तरह ट्रीट किया जाता था, और औरतों को दासी माना जाता था, एंड वुमेन एज स्लेव। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, जब आदमी को भगवान और औरतों को दासी माना जाता था, व्हेन द मैन वाज ट्रीटेड एज गॉड एंड वुमेन एज स्लेव, व्हेन द मैन वाज ट्रीटेड एज गॉड एंड वुमेन एज स्लेव। अब बराबरी है, नाउ इट इज इक्वल, ठीक है, नाउ इट इज इक्वल, अब बराबर है, ठीक है, या अब बराबरी है, नाउ इट इज इक्वल, नाउ इट इज इक्वल। अगर आप समझते हैं तो ठीक है, वरना, ठीक है, अगर आप समझते हैं तो ठीक है, वरना इफ़ यू अंडरस्टैंड इट्स ओके और एल्स। इफ़ यू अंडरस्टैंड, अगर आप समझते हैं तो ठीक है, इट्स ओके और एल्स, वरना। अब इसके आगे इसने कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो यहीं तक थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ आपको नई कुछ चीज़ें पता चली होंगी। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे पूछिए। वीडियो पे नए हैं, वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।